चैप्टर 3 जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पार्ट 1 फायर एंड मरीन। तो ये आज का अध्याय का शीर्षक है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फायर इंश्योरेंस क्या है, मरीन इंश्योरेंस क्या है, मरीन इंश्योरेंस कितने तरह का होता है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद अगर कुछ बाद में कुछ लॉस होता है या उसके साथ में जो लॉसेज होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी। अब हम बात करते हैं कि फायर इंश्योरेंस में कौन सी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इसमें क्या हो सकता है। इसमें बिल्डिंग का हो सकता है, कंटेंट्स ऑफ बिल्डिंग सच एज मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, एसेसरीज। अब एक तो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो भी अमाउंट निकलता है वो हो गया। साथ में जो बिल्डिंग के अंदर मशीनरी है, प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, एसेसरीज हैं, इन सब का एक वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर आता है गुड्स। अब गुड्स में क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक हो गया आपका बिल्डिंग, फिर हो गया आपका उसके कंटेंट जो भी उसमें कंटेंट है, और तीसरी चीज है गुड्स, जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जो इन प्रोसेस मटेरियल है, या जो सेमी फिनिश्ड है, या जो फिनिश्ड है, या पैकेजिंग मटेरियल्स है। तो इसकी आप वैल्यू रख लीजिए साथ में। इसके अलावा कंटेंट्स इन ड्वेलिंग, शॉप, होटल, एक्सेट्रा। अब अगर हम घर का इंश्योरेंस करते हैं, यानी कि कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसमें क्या होगा, घर में जो सामान है, टीवी, फ्रिज, एसी, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू हम लेंगे। इसी तरह से होटल्स में उसका इंटीरियर पे क्या खर्चा हुआ है, फर्निशिंग पे क्या खर्चा हुआ है, उसमें कौन कौन सा आइटम रखे हुए हैं, और उसको बनाने में क्या कॉस्ट आने वाली है। तो होटल के केस में ये चीज हम लेते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसमें जो सामान है वो, और साथ में डेकोरेशन का जो सामान होटल वाले लगाते हैं वो सब, उस सब की वैल्यू, एक टेंटेटिव वैल्यू हम लोग पकड़ के आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर फिक्सर है, फिटिंग्स है, ये सारी की सारी चीजें हम एक फायर पॉलिसी में कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं द इसमें जो पेरिल्स हैं, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी जो होती है, इसमें कौन कौन से पेरल्स कवर होते हैं। तो हम बात करेंगे उन पेरल्स की जो कि फायर पॉलिसी में कवर कवर होते हैं। उसमें क्या है, फायर है, लाइटनिंग है, एक्सप्लोजन है, इम्प्लोजन है, एयरक्राफ्ट डैमेज है, राइट है, स्ट्राइक है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं वो है, कहीं हड़ताल हो जाती है वो है, मालिशियस डैमेज है, जानबूझकर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान किया वो है। दूसरे पैरल्स हैं, कुछ ऐसे पैरल्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कवर में ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर। अब जैसे फायर पॉलिसी में स्पॉन्टेनियस कम्बस्जन, ये एक्सक्लूड होता है, यानी कि इसको कवर नहीं करते हैं। अब कम्बस्शन बोले तो ऐसी चीज जो हीट अप हुई और उसमें ऑटोमेटिकली फायर होगी, तो इसको जनरली ये लोग फायर पॉलिसी में कवर नहीं करते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इस पैरल को कवर किया जा सकता है। फिर लाइटनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आसमानी बिजली है, एक्सप्लोजन है, ऑटोमेटिकली एक्सप्लोजन हो गया, तो ये सारी की सारी फायर पॉलिसी में। एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, कोई एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा था, बिल्डिंग पे गिर गया, राइट स्ट्राइक, मालिशियस डैमेज, राइट हो गया, कहीं कहीं सांप्रदायिक दंगा हो गया, कहीं हड़ताल हो गई, या किसी ने जानबूझ के आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये सारी की सारी पॉलिसी में कवर रहता है फायर पॉलिसी में।
फिर टेररिज्म डैमेज को एक्सक्लूड किया गया है, बट एडिशनल एडिशनल प्रीमियम देके आप इसको इनबिल्ट करा सकते हो। फिर स्टॉर्म है, साइक्लोन है, टाइफोन है, टेम्पेस्ट है, हॉरिकॉन है, टोर्नेडो है, फ्लड है, इनंडेशन है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सारी की सारी आप फायर पॉलिसी में कवर आपको मिल जाता है। फिर अर्थक्वेक है, जैसे मैंने बताया कि कहीं भूकंप आ गया, उसकी वजह से बिल्डिंग में या उसमें जो रखा हुआ सामान है वो खराब हो गया, तो ये सारी की सारी फायर पॉलिसी में कवर रहता है, प्रोटेक्ट रहते हैं। लैंड स्लाइड हो गया, रॉक स्लाइड हो गया, ये सारे के सारे रिस्क जो है उसमें कवर रहते हैं। इसके अलावा ओवरफ्लोइंग वाटर टैंक है, उसका ओवरफ्लो हो गया, उसकी वजह से कुछ कंसाइनमेंट रखा था, उसमें कुछ माल रखा था, कुछ स्टॉक रखा था, उसमें कुछ डैमेज हो गया, दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। मिसाइल टेस्टिंग है, गवर्नमेंट कोई मिसाइल को टेस्ट कर रही है, वो आके बिल्डिंग पे गिर गई, दैट इज आल्सो कवर्ड। तो इस तरह के कोई 13-14 पैरल्स हैं जो कि फायर पॉलिसी में जनरली कवर होते हैं। अब इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, तो एक्सक्लूजन समझ लेते हैं। एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन कहते हैं जो जिसका जिन पेरेंट्स का या जिन सरकमस्टेंसेस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को, बीमा धारक को नहीं देती है। अब मिसाल के तौर पे, द फर्स्ट अमाउंट ऑफ 5% ऑफ ईच एंड एवरी क्लेम सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹10,000। अब ये जो अमाउंट है 5% ऑफ क्लेम अमाउंट, यानी कि अगर 1 लाख का क्लेम हुआ तो 5,000 रुपया, या फिर 10,000 रुपया। 10,000 रुपये इसमें एक्सेस है, या 5% ऑफ क्लेम अमाउंट। जो कुछ जो भी ज्यादा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी हर केस में आपको डिडक्ट करेगी, आपके क्लेम्स में काट के पेमेंट करती है। तो ये 10,000 या 5% ऑफ क्लेम वैल्यू, ये आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। फिर इसके अलावा अगर कोई वॉर हो गया, कोई दुश्मन कंट्री ने वॉर कर दिया और उसने कुछ ऐसा बॉम्ब गिरा दिया कि आपकी बिल्डिंग पे गिर गया और उसकी वजह से वो बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो गई, या उसके कंटेंट सारे डैमेज हो गए, तो ऐसे वॉर के केस में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी, ये भी एक्सक्लूजन की लिस्ट में आता है। न्यूक्लियर एक न्यूक्लियर वेपन किसी तरह से वहां पहुंच गया, या किसी दुश्मन कंट्री ने उसको डाल दिया, और इसमें कोई डैमेज या लॉस होगा, ये भी हमारी फायर पॉलिसी में कवर नहीं होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। लॉस, डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज टू द इंश्योर्ड पेरिल बाय पॉल्यूशन और कंटामिनेशन एक्सक्लूडिंग। अब कोई पॉल्यूशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई, या कंटामिनेशन बोले तो कुछ मिलावट चीजें चीजें हो गई, उसकी वजह से कोई दिक्कत आई, तो वहां पर भी इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन कहाँ पे होगी? पॉल्यूशन और कंटामिनेशन विच इटसेल्फ रिजल्ट फ्रॉम ए पेरल हेयर बाय इंश्योर्ड अगेंस्ट। अब कोई ऐसा इंश्योर्ड पेरल है, यानी कि जिसका इंश्योरेंस फायर पॉलिसी में होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई वाटर लीक कर गया, उसकी वजह से कंटामिनेशन हो गया, कोई आपका ओवरफ्लो हो गया वाटर टैंक, उसकी वजह से कंटामिनेशन हो गया, जो कंसाइनमेंट आपके बिल्डिंग में रखा था, और उसमें इस तरह का कोई सीन बनता है, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अब कोई ऐसा माल है जो प्रीशियस स्टोन है, कोई एंटिक चीज रखी है आपकी फैक्ट्री में, तो अगर वो 10,000 से ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू की है, तो यहाँ पर भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं, जो एंटिक चीजें हैं उसके लिए। अब कोल्ड स्टोरेज है, वहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ जिसकी वजह से मटेरियल खराब हो गया, तो वहां पर भी इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदेही नहीं होगी। फिर इलेक्ट्रिकल रिस्क होता है, ये भी एक्सक्लूजन में आता है फायर पॉलिसी में, बट मशीनरी इंश्योरेंस में, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। अब एक्सपेंसेज हैं, आर्किटेक्ट के ऊपर खर्चा करना है, सर्वेयर्स हैं, कंसल्टेंसी इंजीनियर हैं, डेब्रिस रिमूवल है, यानी कि जो बाद में जो कचरा बचता है, जो फायर होने के बाद जो बच गया, राख बच गई, उसको टाइट करने का जो एक्सपेंसेज है वो भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, बशर्ते कि वो
आपने उसमें उसका इंश्योरेंस ना लिया हो, एड ऑन कवर आपने उसका ना लिया हो। एड ऑन कवर ले लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जनरल कंडीशंस होती हैं वो आप खुद स्टडी कर लेंगे इसकी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं एड ऑन कवर्स की। अब एड ऑन कवर्स में क्या होते हैं, क्या क्या इसमें शामिल हो सकता है। आर्किटेक्ट की फीस है। Covers under the standard policy apply only up to 3% of the claim amount. Extension provides cover for a higher limit that is up to 7.5% of the adjusted loss. अब आर्किटेक्ट की फीस 3% आपकी फायर पॉलिसी में इनबिल्ड होती है, लेकिन आपको ज्यादा चाहिए तो 7.5% तक आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आप थोड़ा प्रीमियम ज्यादा पे करें। इसी तरह से डेब्रिस रिमूवल, यानी कि जो फायर होने के बाद जो राख बच गई, जो उसमें जले हुए आइटम्स बच गए, उसको ठिकाने लगाने का एक तरह से उसका खर्चा 1% ऑफ क्लेम अमाउंट देती है। बट इसको आप 10% तक बढ़ा सकते हो, यानी कि जितने की वैल्यू का क्लेम है आपका, उसका 10% तक आप डेब्रिस रिमूवल पे खर्च कर सकते हो, बशर्ते आपको इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। ये एड ऑन कवर इसमें होते हैं। एक चीज और एड ऑन कवर हो सकती है, लॉस ऑफ रेंट। अब आपकी आपकी बिल्डिंग आपने रेंट पे दे रखी थी, उसमें लॉस हो गया, तो जाहिर है कि जब तक वो उसी शेप में नहीं आएगी, उसको बना नहीं लेंगे तो दोबारा से वो जो रेंट वाला था वो नहीं देगा आपको उस टाइम का। तो जो रेंट का लॉस होगा, जो किराया आपको नहीं मिलेगा, वो भी आप इस पॉलिसी में कवर करा सकते हैं, ये भी एड ऑन कवर में शामिल होता है। स्टार्टअप एक्सपेंसेस है, अब फैक्ट्री बंद हो गई पूरी तरीके से, अब उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो वो जो खर्चा आप करोगे उसको कहते हैं स्टार्टअप एक्सपेंसेस। वो भी एड ऑन कवर में आप फायर पॉलिसी में कवर करा सकते हैं। फिर फायर पॉलिसी में दो तरह की पॉलिसी चलती है। एक होती है जनरल पॉलिसी और एक होती है फ्लोटर पॉलिसी। जो जनरल पॉलिसी होती है फायर फायर की, वो एक लोकेशन कवर करती है, लेकिन जो फ्लोटर पॉलिसी होती है उसमें आप मल्टीपल लोकेशन कवर करा सकते हो। यानी एक ही मास्टर पॉलिसी में आप डिफरेंट लोकेशन को इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करके एक मास्टर पॉलिसी बनवा सकते हो, उसे हम कहते हैं फ्लोटर पॉलिसी। फिर आती है डिक्लेरेशन पॉलिसी, जिनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा रहते हैं और फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा मॉल है, उसमें स्टॉक आता रहता है, बिकता रहता है, आता रहता है, बिकता रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक फायर की डिक्लेरेशन पॉलिसी ले सकते हो। जितना वैल्यू का स्टॉक आपके प्रेमिसेस में रहेगा, आप उतना एवरी मंथ डिक्लेयर कर सकते हो। और उसमें कई तरह की चीजें होती हैं। मंथली डिक्लेरेशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द वैल्यू एट रिस्क ऑन ईच डे और हाईएस्ट वैल्यू ऑन एनी डे ऑफ द मंथ शैल बी सबमिटेड बाय द इंश्योर्ड। आप मंथली डिक्लेरेशन उसमें आप देते हो, उसमें एवरेज वैल्यू दी जाती है, और किसी भी दिन जो हाईएस्ट वैल्यू का का जो स्टॉक है वो आपके गोडाउन में रहता है, उसकी वैल्यू को आप डिक्लेयर करते हैं। उसी हिसाब से इसका प्रीमियम एडजस्ट हो जाता है। कुछ लमसम अमाउंट ले लेते हैं, जो जो आप डिक्लेयर करते जाते हो वो उतना उसमें से माइनस होता रहता है। अब दो तरह की इसमें सेटलमेंट होता है। एक होता है रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी। ये क्या है कि पुरानी प्रॉपर्टी के बदले उसी तरह की आपको नई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और दूसरा जो असेसमेंट होता है वो होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। उसमें क्या होता है कि डिडक्शन होंगे उसमें, जिस कंडीशन में आपकी बिल्डिंग थी उसी कंडीशन की बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें, क्योंकि आपकी पुरानी थी तो उसको पुरानी की जो डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो काटने के बाद जो पेमेंट होगी उसे हम जो वैल्यूएशन कहते हैं वो कहते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसका सेटलमेंट हुआ है, असेसमेंट हुआ है। तो एक होती है रीस्टेटमेंट वैल्यू, जो कि पुरानी प्रॉपर्टी के बदले नई प्रॉपर्टी दी जाती है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं काटा जाता। एक होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो जो जितने की आपकी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू थी कंस्ट्रक्शन की, वही वैल्यू आप नई बिल्डिंग में आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा एडवांस हो जाएगी, तो उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन का काट के पेमेंट किया जाएगा। उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेसमेंट और पेमेंट। फिर अगली पॉलिसी आती है इंडस्ट्रियल और रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये क्या है, दिस इज अ पैकेज
cover designed for industrial risk, both manufacturing and storage facility, with an overall sum assured of rupees 100 crore and above. The policy provides cover for the following. अब ये इंडस्ट्री और रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी क्या आपका कवर करती है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आपकी स्टोरेज स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, इन दोनों रिस्क को, मैन्युफैक्चरिंग प्लस स्टोरेज, इन दोनों रिस्क को एक ही पॉलिसी कवर करती है, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल और रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसकी पहली कंडीशन क्या है कि इसका सम एश्योर्ड 100 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, यानी कि यूनिट आपका बड़ा होना चाहिए, वहां पर ये पॉलिसी आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये प्रोवाइड क्या क्या कराती है, मतलब इस पॉलिसी में क्या क्या कवरेज आपको मिलता है? फायर एंड स्पेशल पेरिल, जो फायर पॉलिसी में मिलता है वो। बर्गलरी इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड होती है कि अगर कुछ थेफ्ट हो गया, कुछ चोरी हो गया, तो वो भी इसमें। फिर इसमें मशीनरी ब्रेकडाउन भी मिल जाता है आपको, मशीनरी ब्रेकडाउन अगर हो गया तो वो भी कवर इसमें रहता है। इसके अलावा बिजनेस इंटरप्शन, फायर एंड अलाइड पेरिल्स। अब फायर होने के बाद बिजनेस तो रुक गया, ठप हो गया, तो उसके बाद जो एक्सपेंस आपने किया उसको चालू करने के लिए, तो वो इसमें आपको कवर मिलता है। बिजनेस इंटरप्शन उसे कहते हैं, फायर एंड अलाइड पेरिल्स, वो भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद है बिजनेस, अब उसमें दो तरह का होता है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया तो उसमें भी बिजनेस इंटरप्शन हुआ, यानी कि प्रोडक्शन रुक गया, तो जो भी लॉसेज आपका प्रोडक्शन रुकने में हुआ वो इस पॉलिसी में कवर मिल जाएगा, मिल जाता है आपको। इसमें एक फायदा और भी है, इसमें अंडर इंश्योरेंस भी 15% तक परमिटेड होता है, यानी कि अगर आपने अंडर इंश्योरेंस ले लिया, 15% तक आपने वैल्यू कम डिक्लेयर की है अपनी ओवरऑल स्टॉक की, तो वो यहाँ पे चल जाता है, यानी कि वो टॉलरेट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी, और आपका अंडर इंश्योरेंस का कोई भी क्लेम में से नहीं काटते। फिर इसका प्रपोजल फॉर्म होता है। प्रपोजल फॉर्म में बेसिक जानकारी इंश्योरेंस कंपनी लेती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल वॉल एंड रूफ, कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, कॉन्क्रीट है या टेम्परेरी है, ये चीज इसमें देखी जाती है। ऑक्यूपेशन ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके ईच पोर्शन में हर एक माले पर क्या रखा जाएगा, किसने घेर रखा है उसको, यानी कि कौन रह रहा है उसमें, कौन सा माल उसमें स्टोरेज है, ये सारी चीजें प्रपोजल फॉर्म में पूछी जाएंगी। हजारस गुड्स तो नहीं है, कोई कोई ऐसा गुड्स तो नहीं है जो ज्वलनशील हो, खतरे वाला हो, जो ह्यूमन बीइंग को खतरा हो, तो इस तरह की चीजें देखी जाएंगी। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका प्रोसेस क्या है, वो चीज उसमें पूछी जाएगी। कितने वैल्यू का उसमें स्टॉक रहने वाला है, और बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी क्या वैल्यू है, तो इसको भी उसमें कंसीडर किया जाएगा। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, कितने समय के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, या पूरी ईयर्स के लिए चाहिए, वो भी उसमें लिखा होगा, वो भी प्रपोजल फॉर्म में पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस लॉसेज, कोई इस तरह का कोई लॉस पुराने टाइम पे तो आपकी फैक्ट्री में नहीं हुआ है, आपके गोडाउन में नहीं हुआ है, आपकी बिल्डिंग में नहीं हुआ है, इस बारे में, यानी कि आपकी जो क्लेम हिस्ट्री है उसके बारे में बात की जाएगी। फिर इंश्योरेंस हिस्ट्री, कि इस प्रॉपर्टी का पहले भी कहीं इंश्योरेंस कराया था, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने डिक्लाइन तो नहीं कर दिया था कि भाई ये बहुत रिस्की है, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रपोजल फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी को देना जरूरी होता है। फिर हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस फायर पॉलिसी, ये क्या है? ये कैसे पता चलेगा कि जो ये फायर हुआ है इसकी वजह से कितना लॉस हुआ है? एक तो फायर में जो चीजें डैमेज हो गई, जल गई, उनको तो असेसमेंट किया जा सकता है, इजीली असेसमेंट किया जा सकता है कि भाई इतने का स्टॉक था और ये सारा का सारा जल गया है, इसमें से इतना बचा लिया गया, वो माइनस प्लस करके हम लोग असेस कर सकते हैं इजीली। सबसे बड़ा इशू आता है कि जो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज वाला है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज है कि प्रोडक्शन बंद होने से, आपका जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो गया, बंद हो गया, तो उसकी वजह से जो लॉसेज आप बियर कर रहे हो, जो आपका प्रॉफिट आने वाला था वो तो खत्म हो गया। अब वो आप कितना प्रॉफिट कमाने वाले थे वो कैसे पता लगेगा, तो उसको किस तरह से उसको असिस्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या करते हैं, टर्न ओवर ऑफ आ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जो टर्न ओवर है किसी भी बिजनेस ओनर का, किसी भी फैक्ट्री ओनर का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो वेरिएबल चार्जेस होते हैं, दीज आर एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेज एक्सेट्रा। वेरिएबल चार्जेस क्या होती है? आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो है। फिर आप
जो सैलरी दे रहे हैं, जो वर्कर का एक्सपेंसेज है, वो सारा का सारा इसी वाले पोर्शन में शामिल होगा, वेरिएबल चार्जेस। फिर आता है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स होते हैं, जैसे कि टैक्स है, फिर बैंक का इंटरेस्ट है, फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज है। परमानेंट स्टाफ की बात कर रहा हूँ, जो मैं पहले बात करता वेरिएबल में वो लेबर की बात कर रहा था। जो स्टैंडिंग चार्जेज है उसमें एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय की सैलरी है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल चार्जेस में एम्प्लॉय की सैलरी इंक्लूड नहीं होती है, स्टैंडिंग चार्जेस वाले कंपोनेंट में वो चीज आती है। नेट प्रॉफिट, दिस इज टर्न ओवर माइनस वेरिएबल एंड स्टैंडिंग चार्जेस। अब ये नेट प्रॉफिट क्या है, इसमें से आप जो टर्न ओवर है, आपका टोटल टर्न ओवर है, उसमें से वेरिएबल एंड स्टैंडिंग चार्जेस जो मैंने अभी बताए हैं वो माइनस कर दो तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, स्टैंडिंग चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट टुगेदर। अब इसमें नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, यानी कि जो फिक्स चार्जेस हैं, आपके रेंट हो गया, इसका आपकी सैलरी हो गई, कोई बैंक का आपने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट हो गया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। यानी कि टर्नओवर में वेरिएबल चार्जेस को छोड़ के, जो रॉ मटेरियल का चार्ज है या लेबर का चार्ज है, उसको छोड़ करके जो कुछ भी बचता है वो आता है वो कहलाता है आपका ग्रोस प्रॉफिट। फिर इंडेमनिटी पीरियड की बात करते हैं। द प्रॉफिट्स पॉलिसी प्रोवाइड्स indemnity in respect of loss of gross profit during the indemnity period. This is selected by the insured. The indemnity period chosen by the insured may vary from 3 months to 3 years. अब आपको ये चूज करना होगा एज ए बिजनेस ओनर, आपको चूज करना होगा कि इंडेमनिटी पीरियड क्या रखना है मेरे को। अगर कोई मेरी फैक्ट्री में फायर होती है तो क्या मैं 3 महीने के अंदर उस फैक्ट्री को दोबारा से चालू करने की पोजीशन में हूंगा, तो मैं 3 महीने का उसमें इंडेमनिटी पीरियड रखूंगा। मुझे लगेगा नहीं इसमें 1 साल लगेगा तो 1 साल का, मुझे लगता है कि नहीं 2 साल लगेगा तो 2 साल का हम इंडेमनिटी पीरियड उसमें रख सकते हैं। द इंडेमनिटी पीरियड इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस विच इज usually a year. The insured peril must occur during the period of insurance, and the indemnity period which commences on the date of loss and terminate when the business returns to normal level. अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस पीरियड अलग चीज है और इंडेमनिटी पीरियड अलग चीज है। इंडेमनिटी पीरियड कब से चालू होता है, जिस दिन आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, कोई लॉस हो गया, तब से वो इंडेमनिटी पीरियड आपका चालू माना जाएगा। सम इंश्योर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, बीमा राशि, जितने अमाउंट का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसको हम सम इंश्योर्ड कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि मरीन कार्गो पॉलिसी है, उसमें कौन कौन से कवर इंश्योरेंस कंपनी प्रदान करती है। अब जो मरीन इंश्योरेंस है वो भी, उसके दो कंपोनेंट है, दो पार्ट है, दो तरह का उसमें वैरायटी है। एक है कार्गो इंश्योरेंस और दूसरा दूसरा है हल इंश्योरेंस। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, कार्गो इंश्योरेंस बोले तो माल का बीमा, माल वो भी ट्रांसपोर्टेशन में इन ट्रांजिट, उसका बीमा। और एक होता है हल इंश्योरेंस, यानी कि शिप का बीमा, जो समुद्र में शिप्स होते हैं उनका खुद का इंश्योरेंस, उसे कहते हैं हल इंश्योरेंस। अब हम समझते हैं मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 ये क्या है। द एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मरीन इंश्योरेंस, बोथ कार्गो एंड हज। द एक्ट डील्स with basic principles, basis of valuation under the policies, basis of settlement of losses, etc. अब ये मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 है, ये आपका जो हल इंश्योरेंस है और जो कार्गो इंश्योरेंस है मरीन में, उन दोनों के बारे में ही विस्तार से डिस्क्राइब करती है, विस्तार से उसमें लिखा हुआ है। उसमें किस तरह का बेसिस ऑफ वैल्यूएशन होगा, यानी कि क्लेम के टाइम पे कौन कौन से कंपोनेंट बीमा धारक को देने हैं, किस तरह से सेटलमेंट किया जाएगा, वो सारी की सारी उसमें क्लाउज में लिखा होता है। जो हमारा मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 है, तो उसके जो क्लाउजेज हैं उसमें ये सारा कुछ लिखा जाता है। मरीन इंश्योरेंस प्रैक्टिस, वेरियस डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कार्गो इंश्योरेंस आर। अब जो कार्गो इंश्योरेंस है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि कवर नोट। कवर नोट तब इशू किया जाता है कि कोई रेगुलर पॉलिसी आपको
मिलने में टाइम लग रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले कवर्ड नोटिस इशू कर देती है। इसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, इस तरह का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। उसके बाद आती है मरीन पॉलिसी फॉर्म। A contract of marine insurance is evidenced by the policy and the clauses attached to it. The policy form contains only details such as name of the insured, details of shipment or consignment, sum assured, etc. It is the clause which specifies the risk covered, risk excluded, and other terms and conditions of insurance. अभी जो मरीन पॉलिसी फॉर्म है, इसमें इंश्योर्ड का नाम लिखा होता है, कौन कौन से पैरल्स ये इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करने वाली होती है वो लिखा होता है, कहाँ कहाँ पे एक्सक्लूजन्स हैं जो कि वो पैरल्स जहाँ पे के इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को क्लेम नहीं देगी, वो सारी इंफॉर्मेशन, फिर टर्म्स कंडीशन प्लस वारंटी, ये सारी की सारी पॉलिसी फॉर्म में लिखी होती है। इसमें होता है नेम ऑफ इंश्योर्ड, पॉलिसी नंबर, सम इंश्योर्ड, प्रीमियम, स्टैम्प ड्यूटी, स्टीमर और अदर कन्वेंस, वॉयज और जर्नी, नंबर एंड डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, रेल और लोड, मतलब इसमें सब कुछ लिखा होता है कि मोड ऑफ कन्वेंस क्या होगा, रेल, रोड, एयर, कोरियर, सब कुछ लिखा होता है, कहाँ से माल उठेगा, कहाँ जाएगा, कौन से कोई इंटर स्टोरेज पॉइंट तो नहीं है, ट्रांसशिपमेंट पॉइंट तो नहीं है बीच में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पॉलिसी फॉर्म में, मरीन पॉलिसी फॉर्म में अवेलेबल होती है। फिर कुछ क्लाउजेज हैं, क्लाउजेज में आईसीसी इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउजेज, इसमें ये जनरली 3 तरीके के होते हैं, 3 तरह से होते हैं, आईसीसी सी, आईसीसी बी, आईसीसी ए। आईसीसी में बेसिक रिस्क, आईसीसी बी में थोड़ा सा बढ़ जाता है, आईसीसी में और रिस्क पॉलिसी, इस तरह की क्लाउज ये इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं। जैसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज, उसी के अकॉर्डिंगली पॉलिसी, मरीन की पॉलिसी बनाई जाती है। और इसको ड्राफ्ट किसने किया था, आईसीसी को, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज किसने ड्राफ्ट किया था, लंदन अंडर राइटर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन, लंदन अंडर राइटर्स, इन लोगों ने इसके जो क्लाउज था उसको ड्राफ्ट किया था, बनाया था। और इनलैंड ट्रांजिट रिस्क, इंडियन इंश्योर यूज द क्लाउज ड्राफ्ट अर्लियर बाय टेरिफ एडवाइजरी कमेटी। लेकिन इनलैंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांजिट रिस्क को कवर करने के लिए टेरिफ एडवाइजरी कमेटी ने क्लाउज बनाए थे, तो उसको हम यूज करते हैं, पहले यूज उसी को किया करते थे। स्लिप, apart from the clauses, a slip printed in red and marked important, known as red slip, is also attached. The slip draws the attention of consignee certain procedure to be followed by them to preserve rights of recovery against carrier, etc. अब इसके साथ में एक स्लिप और होती है जिसमें कि इम्पोर्टेंट नोटिस की तरह उसको लिया जाता है, पढ़ा जाता है। वो क्या बोलती है, कंसाइनी को, यानी कि जो माल प्राप्त करता है उसे कंसाइनी कहते हैं, उसको एक गाइडेंस देती है कि अगर कोई क्लेम हो गया तो उस टाइम पे किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ जो आपके अधिकार हैं उनको कैसे सुरक्षित करना है, राइट्स ऑफ रिकवरी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में वो जो स्लिप होती है उसमें सारी गाइडेंस लिखी होती है। फिर बहुत सारी इसमें टर्म्स होती हैं, जैसे एफओपी, एफओआर, सी एंड एफ, कॉस्ट एंड फ्रेट, सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है वो देख लेते हैं। एफओबी में द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टिल द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन बोर्ड द स्टीमर, जो बेचने वाला है, ये एफओबी टर्म में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फैक्ट्री से लेके स्टीमर तक रिस्क प्रोवाइड कराएगा, यानी कि वहां तक की पॉलिसी को लेगा। और उसके बाद एक बार स्टीमर पे कंसाइनमेंट लोड हो गया तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, उसके बाद वहां से शुरू हो जाती है बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो खरीदने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वहां से वो इंश्योरेंस लेगा। फिर होता है फ्री ऑन रेल, द प्रोविजन आर द सेम एज इन अबव, दिस इज मेनली रिलेवेंट टू इंटरनल ट्रांजेक्शन। फ्री ऑन रेल भी सेम है लेकिन ये इंटरनल ट्रांजेक्शन में यूज की जाती है टर्म। फिर आता है कॉस्ट एंड फ्रेट, हेयर आल्सो द बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली अटैच वंस द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन बोर्ड, ही हैज टू टेक केयर ऑफ द इंश्योरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड।
अब कॉस्ट एंड फ्रेट में क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर की। एक बार स्टीमर पे माल चढ़ गया तो वायर फिर उसको इंश्योरेंस लेता है, जो कि C&F, कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी कि इनवॉइस वैल्यू और फ्रेट, वो दोनों कंपोनेंट उसमें कवर होते हैं। फिर होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। In this case, the seller is responsible for arranging the insurance. He includes the premium charges as part of the cost of goods in the invoice. ये सेलर, बेचने वाला, इस इसको लेता है, CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और प्रीमियम जो चार्ज किया जाता है वो किस पे किया जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द इनवॉइस, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इन तीनों कंपोनेंट में प्रीमियम को चार्ज किया जाता है। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउजेस। Three types of cover are available for export import shipment by sea under different clause as under. इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज में जैसे मैंने बताया तीन तरह के कवर उसमें अवेलेबल होती हैं। जैसे मैंने बताया ICC सी, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज सी, इसमें क्या क्या कवर होता है देख लो। फायर और एक्सप्लोजन, वेसल और क्राफ्ट बीइंग स्ट्रैंडेड, ग्राउंडेड, संक और कैप्सिजाइड, ओवरटर्निंग और डिरेलमेंट ऑफ लैंड कन्वेंस, यानी कि फायर हो गया या उसमें एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, जो व्हीसल है, जो शिप है, वो कहीं फंस गया, डूब गया, ओवरटर्न हो गया, यानी कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, सपोज ट्रक है, वो पलट गया, कोलूजन हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस पे डिस्चार्ज कर दिया गया कार्गो को, यानी कि कुछ ऐसा रिस्क था कि कहीं पर भी पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस बोले तो जहां पर भी पोर्ट मिला उसको जल्दी से वहां पे उसने कार्गो को डिस्चार्ज कर दिया, तो ये एक रिस्क है, यहाँ पर भी कवर मिलता है। फिर जनरल एवरेज सेक्रीफाइस, के एक कार्गो में बहुत सा कंसाइनमेंट था, बट उसको सिंक ना हो, डूब न जाए जहाज, उसको बचाने के लिए कुछ कंसाइनमेंट उतार के समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो जो जनरल एवरेज का क्लेम आता है वो भी इसमें कवर होता है। फिर आता है ICC-B। इन एडिशन टू द कवर अंडर ICC, दिस कवर फॉलोइंग एडिशनल रिस्क। जो ICC-C में है वो प्लस इसमें अर्थक्वेक, वॉल्कन इरप्शन और लाइटनिंग, यानी कि इसमें अर्थक्वेक को एड ऑन कवर के तौर पे, जो ICC-C में नहीं है, ICC-B में उसको ऐड किया जाता है। वॉशिंग ओवरबोर्ड है, एंट्री ऑफ सी, जो रिवर है, जो सी है उसका वाटर उसमें आ गया, उससे लॉस हो गया, ये सारे के सारे इसमें कवर किए जाते हैं। फिर इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द रिस्क अंडर दीज क्लाउज, कार्गो इज आल्सो सब्जेक्ट टू मैनी अदर रिस्क व्हिच आर नोन एज extraneous risk. These risks which can be added to ICCB on payment of extra premiums are, अब extraneous रिस्क होते हैं कुछ, और इन रिस्कों को भी ICCB में कवर किया जा सकता है, बट एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद। वो कौन कौन से कवर हो सकते हैं? थेफ्ट है, पिलफरेज है, नॉन लिवरी है, TPND, फिर फ्रेश वाटर एंड रेन वाटर डैमेज है, फिर हुक एंड ऑयल डैमेज है, हीटिंग है, स्वेटिंग है, डैमेज बाय मड है, एसिड एंड अदर एक्सट्रानियस सबस्टेंसेज है, ब्रीकेज हो गया, लीकेज हो गया, काउंट्री डैमेज हो गया, बस्टिंग हो गया, टीयरिंग ऑफ बैग्स हो गया, ये सारे के सारे कवर आपको ICC-B में मिल जाएंगे, बट आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। फिर आता है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज ए, इसे हम ऑल रिस्क पॉलिसी भी कहते हैं। अब इसमें जिसका नाम से ही पता लगता है कि इसमें जितने भी तरह के रिस्क होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। फिर इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन होते हैं, जैसे कि लॉस कॉज बाय विलफुल मिसकंडक्ट ऑफ द इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड बीमा धारक खुद ही अपने माल को खराब कर रहा है इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए, जानबूझ के कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्लेम नहीं मिलने वाला है, तो ये एक्सक्लूजन में आते हैं। फिर ऑर्डनरी लीकेज है, ऑर्डनरी कुछ परसेंटेज तो लीक हो ही जाता है, इस तरह से मान के चलते हैं, तो वहां पे ऑर्डनरी जो लीकेज है उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। जो वॉल्यूम था या वेट था, वो बियर एंड टीयर में वो थोड़ा सा लॉस हो गया, तो वहां पर क्लेम नहीं मिलेगा। ट्रेड लॉस हो गया, एक्सीडेंट के कारण नहीं, वैसे ही कंसाइनमेंट गया लेकिन कहीं पर फ्लैक्चुएट हो गया, मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होगी, वहां पे अगर कुछ लॉस होता है तो वो भी इसमें कवर
नहीं होता है। इसमें और भी बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं, वो आपको बुक में, जो ये पीडीएफ में डालूंगा वहां मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ कवर है, एज अगेंस्ट टाइम पॉलिसी इशूड इन अदर क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस विच कवर द सब्जेक्ट मैटर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर कार्गो पॉलिसी आर इशूड फॉर स्पेसिफाइड वॉयज और ट्रांजिट बट एवर द टाइम टेकन। अब इसमें क्या है कि जनरली 1 साल के लिए पॉलिसियां इशू होती है, या सिंगल ट्रांजिट है तो जितना उसमें ट्रांजिट में जितना टाइम लगने वाला है, जर्नी में जितना टाइम लगने वाला है, वो इसमें ड्यूरेशन रखा जाता है। अब इसमें कवर कब से कब तक रहता है? द कवर कमिंस फ्रॉम द टाइम द गुड्स लीव द वेयर हाउस एट द प्लेस नेम्ड इन द पॉलिसी। अब कंसाइनमेंट को ट्रक पे आपने लोड कर दिया, अब यहाँ से रिस्क इंश्योरेंस कंपनी का चालू हो गया, और जो रास्ता है, ट्रांसशिपमेंट पॉइंट है, अब वो रिस्क कंटिन्यू चल रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। वो कब खत्म होगा? ऑन डिलीवरी टू द कंसाइनी, जब कंसाइनी के गोडाउन में माल उतार दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो वहां पे वो सीज हो जाएगा। और अदर फाइनल वेयर हाउस एट द डेस्टिनेशन नेम, तो कंसाइनी को पहुंच गया, या जो फाइनल डेस्टिनेशन में वेयर हाउस था वहां पहुंच गया। ऑन डिलीवरी टू एनी इंटरमीडिएट वेयर हाउस यूज बाय द इंश्योर्ड फॉर पर्पज ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई रास्ते में स्टोरेज है इंश्योर्ड का, जहां के वो स्टोरेज करते हैं कंसाइनमेंट को, तो वहां पहुंचने के बाद ये आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, रिस्क खत्म हो जाएगा। और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 60 days आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द वेसल एट द फाइनल पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज विच एवर सेल फर्स्ट अकर, या 60 डेज, एक पोर्ट पे शिप पहुंच गया, वहां से कंसर्न में उतार लिया गया, तो शिप पहुंचने से 60 डेज तक रिस्क कवर रहेगा, या फिर डिलीवरी हो जाएगी कंसाइनी को, तब तक जो कुछ जो भी पहले आता है वहां तक ये पॉलिसी कवर करेगी, उसके बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाती है। फिर होता है इनलैंड ट्रांजिट रेल रोड क्लाउज। अब ये होता है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनलैंड के लिए, यानी कि इंडिया टू इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया टू एनीवेयर इन इंडिया, उसके लिए ये यूज किया जाता है आईटीसी क्लाउजेज, इनलैंड ट्रांजिट रेल रोड क्लाउजेज। अब इसमें भी जैसे कि आईसीसी में मैंने बताया था, इसमें भी 3 तरह की पॉलिसियां इशू की जाती हैं। एक होता है आईटीसी सी, इनलैंड ट्रांजिट रेल रोड क्लाउज सी। इसमें क्या रिस्कवर होता है? फायर रिस्पॉन्डिंग, फायर या लाइटनिंग, यानी कि गाड़ी में आग लग गई या आसमानी बिजली गिर गई, ये दो ही रिस्क आईटीसी सी में कवर होते हैं। आईटीसी बी में क्या कवर होता है? फायर लाइटनिंग, गिरी के जो ब्रिज, फायर है, लाइटनिंग है, कोई पुल टूट के गिर गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, पलट गई, या रेलवे वैगन है वो रेलमेंट हो गया, तो ये सारे के सारे आई आईटीसी बी में कवर होते हैं। फिर आईटीसी ए होता है, जिसे हम कहते हैं ऑल रिस्क पॉलिसी। तो ऑल रिस्क पॉलिसी में आपको पता है कि जितने तरह के रिस्क हो सकते हैं वो सारे कवर होते हैं, कुछ एक्सक्लूजन कुछ छोड़ के, तो ये आईटीसी ए होती है। जैसे मैंने बताया टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसी, मरीन पॉलिसी कितने तरह की होती है? स्पेसिफिक पॉलिसी, यानी कि एक सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी, एक स्टेशन से शुरू हुई दूसरी स्टेशन पे जाए खत्म। फिर होती है ओपन पॉलिसी, पूरी साल के लिए आपने पॉलिसी ले ली, अब उसमें मल्टीपल टाइम आप कंसाइनमेंट भेजते रहिए, और वो इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करते रहिए, जितनी डिक्लेयर वैल्यू आप कर देंगे वो आपके सम एश्योर्ड में से माइनस होता रहेगा। इस तरह से वो पूरी साल पूरी पॉलिसी चल सकती है। जब वो पॉलिसी का सम एश्योर्ड खत्म हो जाए तो आप उसे टॉप अप करा सकते हो, इसे इंडोर्समेंट कहते हैं, सम एश्योर्ड एनहेंसमेंट का इंडोर्समेंट कहा जाता है। फिर होता है ओपन कवर, जनरली ओपन कवर इशू होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो सीन होते हैं, जो कंसाइनमेंट बाहर जाता है, उसमें ओपन कवर को यूज किया जाता है, जैसे कि ओपन पॉलिसी को कवर किया यूज किया जाता है। ओपन पॉलिसी स्टैम्प डॉक्यूमेंट होती है, यानी कि उस पर स्टाम्प लगती है, ओपन कवर पे स्टाम्प नहीं लगती। अब इसमें क्या क्या, ओपन पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती हैं? लिमिट पर बॉटम और पर कन्वेंस। इसमें लिमिट पर बॉटम दी जाती है, यानी कि एक बार में
एक शिप के ऊपर कितने वैल्यू का माल जाएगा, या एक ट्रक के अंदर आपका कितने वैल्यू का माल जाने वाला है। फिर होता है बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, उसको किस तरह से, जब लॉस होगा तो उसको असेसमेंट किया जाएगा। इनवॉइस प्लस 10%, यानी कि इनवॉइस की वैल्यू है प्लस उसमें 10% एड के मिलेगा। सीआईएफ है, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट है, किस तरह से वो दिया जाएगा, वो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन कहते हैं उसे, वो पॉलिसी में इनबिल्ड होता है। फिर लोकेशन क्लॉज होता है कि पॉलिसी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी, X2। फिर होता है रेट, ए शेड्यूल ऑफ एग्री रेट इज अटैच टू ईच ओपन कवर। जो ओपन कवर है उसमें रेट को भी स्पेसिफाई किया जाता है कि इस जगह से इस जगह का ये रेट रहने वाला है। टर्म डिसाइड की जाती है। फिर डिक्लेरेशन क्लॉज होता है, डिक्लेयर करते हो आप। कैंसलेशन क्लॉज होता है कि अगर बॉर हुआ या कुछ हो गया तो SRCC जो कैंसलेशन क्लॉज है वो वहां पे एप्लीकेबल होता है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। ओपन पॉलिसी या ओपन कवर में भी आप स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी से ऑब्टेन कर सकते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी देती है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी ये होती है जो साल का जो टर्नओवर है उस पे उसको कर लिया जाता है। दिस इज ए फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉलिसी इशूड टू क्लाइंट हुज एनुअल एस्टिमेटेड डिस्पैचेज बाय रेल रोड इनलैंड वाटर पे एक्सीड ₹2 करोड़। जब 2 करोड़ से ऊपर का कुछ इस तरह का उसका एनुअल टर्नओवर है तो वहां पे स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी को इशू किया जा सकता है। स्पेशल स्टोरेज रिस्क इंश्योरेंस, अगर किसी को रास्ते में रोकना होता है, कोई ट्रांसशिपमेंट पॉइंट है, तो वहां पे एक स्पेशल स्टोरेज रिस्क को भी कवर किया जा सकता है, यानी कि 7 दिन 14 दिन इस तरह से वहां पे स्टोरेज का कवर मिल जाता है इस पॉलिसी में। फिर एनुअल पॉलिसी होती है जो 12 महीने के लिए इशू होती है। फिर ड्यूटी इंश्योरेंस होता है जिसमें कस्टम ड्यूटी को भी ऐड किया जाता है, कर लेते हैं। फिर इंक्रीज वैल्यू इंश्योरेंस होता है। इंक्रीज वैल्यू बोले तो एक शिपमेंट चला, लेकिन जब वो पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें फ्रेट भी लग चुका है, उसका मार्जिन भी है, बायर ने खरीदा है। अब मार्केट में जो रेट है उसका वो तो बढ़ गया, जब परचेज किया था तो कम था। तो जो ये इंक्रीज वैल्यू है इसका भी इंश्योरेंस मार्केट में मिलता है, इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। फिर क्लेम्स होता है, दावा करती है कि अगर कुछ लॉस हो गया तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना दावा प्रस्तुत करती है, बीमा धारक कंपनी। तो फिर वो उसको हम दावा कहते हैं, क्लेम कहते हैं। फिर टोटल लॉस है। अब क्लेम किस तरह का है कि इसमें पार्शियल लॉस है क्या टोटल लॉस है। कुछ इस तरह की मशीन थी कि अब वो रिपेयर नहीं हो सकती तो उसको टोटल लॉस में डाल देती है, यानी कि पूरा का पूरा बीमा धारक को पैसा नई मशीन का दे दिया जाता है, और जो साल्वेज है वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब पार्टिकुलर एवरेज है, दीज आर पार्शियल लॉसेज, पार्शियल लॉसेज हैं उनको हम पार्टिकुलर एवरेज। फिर जनरल एवरेज है। जनरल एवरेज जैसे मैंने बताया कि सेक्रीफाइस है कार्गो का। बहुत सारा कार्गो शिप के ऊपर था, शिप डूबने लगा, उसे बचाने के लिए कुछ कार्गो जो क्रू मेंबर थे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। तो जितना भी वैल्यू का कंसाइनमेंट वहां बचेगा, तो जो वैल्यू, यानी कि जो कंसाइनमेंट समुद्र में जा चुका है उसमें जो भी उसकी वैल्यू होगी वो सब पे डिवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी कार्गो बचेंगे उन सब पे डिवाइड कर दिया जाएगा, उसे हम कहते हैं जनरल एवरेज। फिर साल्वेज लॉस, जो भी मटेरियल बचता है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, जो साल्वेज है वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी, यानी कि जो बचा हुआ माल है। मिसाल के तौर पे कपड़े का गठान कहीं से कहीं गई, अब वो भीग गई या उसमें आधी जल गई आधी बची हुई, तो वो पूरी गठान का बीमा धारक को पैसा दे देगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन जो बची हुई गठान है वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी, वो उसमें मार्केट में बेच के और उससे जितना भी उसका रिकवर हुआ वो लॉस रिकवर करेगी। फिर ये श्यू और लेबर चार्जेस होते हैं। इंश्योरर एक्सपेक्ट दैट द इंश्योर्ड शुड एट ऑल टाइम एक्ट एज इफ ही वाज अनइंश्योर्ड एंड टेक सच स्टेप एज प्रूडेंट पर्सन वुड नॉर्मली टेक इन। अब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड से क्या एक्सपेक्ट करती है, जो बीमा धारक है उससे इंश्योरेंस कंपनी क्या उम्मीद करती है कि वो इस तरह से बिहेव करेगा कि जैसे उसके माल का इंश्योरेंस नहीं है। कुछ लॉस होने वाला होगा तो उसे बचाने की कोशिश करेगा, अगर लॉस हो गया होगा तो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। उसमें जो भी उसका लेबर चार्ज लगेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी।
कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, कोई एक्सपर्ट की एडवाइस ली लॉस को कम करने के लिए, कुछ फीस देना पड़ी, कुछ सर्वे कराना पड़ा, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रदान करती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। फिर क्लेम्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है? पॉलिसी होगी आपकी, बिल ऑफ लीडिंग है, इनवॉइस है, सर्वे रिपोर्ट है, डेबिट नोट है, कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट है, लेटर ऑफ सब्जुगेशन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मरीन कार्गो पॉलिसी में लगते हैं। आईसीसी की बात करता हूँ, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज, यानी इंटरनेशनल जो कार्गो है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें पॉलिसी, बिल ऑफ लीडिंग, इनवॉइस, सर्वे रिपोर्ट, डेबिट नोट, कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट, लेटर ऑफ सब्जुगेशन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करता हूँ। अब इनलैंड ट्रांजिट क्लेम्स कैसे सेटल होते हैं? जो कि लोकल के क्लेम है, विद इन इंडिया क्लेम है, वो किस तरह सेटल होंगे? उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो जैसे बताया, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस इन ओरिजिनल और कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ लॉस, डैमेज सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्टर इशू करेगा कि भाई मेरी कस्टडी में ये लॉस हो गया, वो डैमेज सर्टिफिकेट। रेलवे रिसीट, अगर रेलवे से माल गया है तो। क्लेम लॉज लेटर, जब जब इस तरह का कोई लॉस आएगा तो इंश्योर्ड यानी कि बीमा धारक, जो थर्ड पार्टी है, यानी कि ट्रांसपोर्टर है सपोज, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक नोटिस इशू करेगा कि आपकी कस्टडी में लॉस हुआ है, आप हमें रेमबर्स करो। उसे कहते हैं मॉनेटरी क्लेम लॉज लेटर, वो लगेगा। फिर लेटर ऑफ सब्जुगेशन, जो राइट्स को ट्रांसफर करेगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योर्ड अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी है, इस वाले केस में मान लो ट्रांसपोर्टर है, तो ट्रांसपोर्ट के खिलाफ जो अधिकार है उसकी, वो सारे के सारे ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरण करेगा। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। उसे कहते हैं लेटर ऑफ सब्जुगेशन, वो लगेगा। इसी तरह का स्पेशल पावर अटर्नी होता है कि वो अपने राइट्स को ट्रांसफर करता है, देता है, पावर अटर्नी देता है साइन करके इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को, वो डॉक्यूमेंट। लेटर ऑफ अथॉरिटी, अगर कोई रेलवे इन्वॉल्व है तो एक अथॉरिटी भी देगा कि हम आपको अथोराइज कर रहे हैं उससे रिकवरी करने के लिए, या ट्रांसपोर्टर से रिकवरी करने के लिए हम आपको अथोराइज कर रहे हैं, तो वो लेटर भी उसमें लगता है। अगर नॉन डिलीवरी है तो अंडरटेकिंग लेगी इंश्योरेंस कंपनी के, भविष्य में कुछ मिल गया माल तो आप ये हमें, वो हमारी प्रॉपर्टी, आप हमको वापस करोगे, तो ये डॉक्यूमेंट लगती है। फिर रिकवरी फ्रॉम कैरियर्स है, जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, उसकी कस्टडी में लॉस हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया था, उसने इंश्योरेंस तो दे दिया, लेकिन जो थर्ड पार्टी है जिससे कि रिकवरी हो सकती थी, तो वहां पे वो फिर रिकवरी के लिए भी रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टर से मरीन में रिकवरी होती है, क्योंकि उनकी उसी कस्टडी में लॉस हुआ था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, उसने भी किराया लिया था सेफ एंड साउंड कंडीशन में पहुंचाने का, तो वहां पर जो कुछ भी लॉस हुआ वो ट्रांसपोर्ट की कस्टडी में हुआ, इसलिए वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है, तो इंश्योरेंस कंपनी उससे कुछ ना कुछ रिकवरी करती है। इन मरीन हल इंश्योरेंस comprise the insurance of ocean going ships and other vessels such as fishing vessel। अब जो हल इंश्योरेंस है उसमें किस किस चीज का इंश्योरेंस होता है? जो मछली पकड़ने वाला जहाज है, जो सेलिंग फिश है, जो इनलैंड वेसल है, इनको हम सन्ड्री वेसल्स भी कहते हैं, यानी कि तरह तरह के जहाज, इन सबका इंश्योरेंस हल इंश्योरेंस में होता है। फिर जो ये हल इंश्योरेंस है, उसके लिए जो क्लाउज बनाए हैं वो कहाँ से बने हैं, वो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं द इंस्टीट्यूट टाइम क्लाउज, हल, और इसे आईटीसी हल भी कहा जाता है। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर मोस्ट पॉलिसी यूज फॉर इंश्योरेंस ऑफ vessels एंड देयर मशीनरी। देयर आर वेरिएशन to these clause for specific purposes, but in general, all policy find their basis in the conditions set out in ITC hull। कवरेज में क्या मिलेगा इनको? हल पॉलिसीज आर नेम्ड पेरिल्स, यानी कि उसमें जो जोखिम है उनके नाम लिखे जाएंगे। फ्लड है, फायर है, वाटर डैमेज है, तो वो सारे के सारे उसमें लिखे जाएंगे। जनरली क्या क्या उसमें कवर होता है? पैरल ऑफ सी, रिवर, लेक और अदर नेविगेबल वाटर, रिवर है, समुंदर है, इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो सारे के सारे कवर हैं। उसमें फायर हो गया शिप में, वो भी कवर है। कोई दूसरे व्हीकल से उसकी टक्कर हो गई, वो भी कवर है। चोरी हो गया,
उसको उठा ले गए, चुरा ले गए, जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वो भी इसमें कवर होता है। और वॉर एंड स्ट्राइक रिस्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पेरल को कवर किया था। कब से शुरू कर दिया है? 1 जुलाई 1976 से। लेकिन ये शिप ओनर के ऊपर छोड़ा है कि वो इस रिस्क को कवरेज ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो ये इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में चेंजेस करके, और इसको 1 जुलाई 1976 से गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चालू किया है कि इस रिस्क का कवरेज भी शिप ओनर को मिल सकता है। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड पॉलिसीज होती हैं। शिप रिपेयर्स लाइबिलिटी पॉलिसी, यानी कि शिप रिपेयर हो रहा है, वहां पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इस तरह की पॉलिसी है। ऑफ शोर ऑयल गैस यूनिट्स पॉलिसी, स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज आर डिजाइन टू कवर यूनिट्स विच आर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद आइदर exploration or for commercial production of oil gas. Such policies cover drilling and production platform, operation at site, and also the transport of plant and equipment to the drilling site. अब ड्रिलिंग साइट से उस पे आने जाने के लिए, उस पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो रॉक बन रहा है, उस पे जो काम हो रहा है, जो अलग अलग यूनिट है, उसके लिए भी एक अलग से पॉलिसी दी जा सकती है। अब इसको समराइज करते हैं। ए स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फायर एंड रिलेटेड पेरिल्स। जो फायर, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी है, वो स्पेसिफिक पेरिल्स हैं, स्पेसिफिक पेरिल्स हैं, फ्लैट फायर, इन सबको कवर करती है। वो लिखे होते हैं, पॉलिसी में ही लिखे होते हैं कौन कौन सी पेरिल्स को ये फायर पॉलिसी कवर करने वाली है। A standard fire and special perils policy can be modified and customized to suit a customer's requirement. इसको, जो ये फायर पॉलिसी है ना, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लाइंट की जरूरत के मुताबिक उसको कुछ एड ऑन कवर उसमें दिए जा सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आर ऑफ टू टाइप। अब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो दो तरह की होती है, मरीन हल है और मरीन कार्गो है, यानी शिप का बीमा और शिप के अंदर जो माल जाएगा, शिप के ऊपर जो माल जाएगा, उसका बीमा। फोर टाइप ऑफ लॉसेज अंडर मरीन इंश्योरेंस। चार तरह के लॉस जनरली आते हैं मरीन इंश्योरेंस में। टोटल लॉस, यानी कि पूरा लॉस हो गया। पार्शियल लॉस, कुछ लॉस हुआ। फ्यू एंड लेबर चार्जेस, कंसाइनमेंट को बचाने के लिए जो लेबर का खर्चा हुआ वो। और साल्वेज चार्जेस, साल्वेज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो खर्चा हुआ, वो साल्वेज चार्ज। इस तरह के ये चार तरह के लॉसेस मरीन इंश्योरेंस में पे किए जाते हैं। मरीन पॉलिसी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कवर चूजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। छह तरह की पॉलिसी में, छह तरह की को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है मरीन पॉलिसी का। कौन कौन सा? स्पेसिफिक पॉलिसी, ओपन कवर, ओपन पॉलिसी, स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी, एनुअल पॉलिसी, ड्यूटी एंड इंक्रीज वैल्यू पॉलिसी। इस तरह की छह पॉलिसी इसमें इशू की जाती हैं। तो ये था आज का चैप्टर। आपको ये अध्याय कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और इसी तरह से आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप करके इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छी से अच्छी जॉब पा सकने में कामयाब हो पाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।